Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So last class we were discussing about the construction aspects of induction machine. तो हमने वहाँ पे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा और फिर हमने कॉगिंग और क्रॉलिंग के बारे में भी पढ़ा। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि कॉगिंग और क्रॉलिंग जैसी कंडीशंस को हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के भी कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डिज़ाइन करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉलिंग और कॉगिंग के बारे में बात की थी। क्रॉलिंग जब होता है जब हमारी मोटर जो रोटर है वो रनिंग कंडीशन में है, जब उसके स्टेटर के हार्मोनिक्स की वजह से हार्मोनिक एयर गैप फ्लक्स प्रोड्यूस करने की वजह से जब मेरे पास में फिफ्थ हार्मोनिक और सेवन्थ हार्मोनिक होती है, वो क्या करती है, हमारी जो रोटर है उसकी स्पीड को 1/7 टाइम या 1/5 टाइम्स आइदर इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन अ रिवर्स डायरेक्शन में घुमाती है, यानी जो रोटर है वो हमारा स्लो हो जाता है। तो बेसिकली जो क्रॉलिंग होता है वो हमारा रनिंग कंडीशन में होता है। और जहाँ तक हम कॉगिंग की बात करते हैं, कॉगिंग में क्या होता है, हमारा स्टेटर और रोटर दोनों में बराबर टीथ होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, और मिनिमम रिलक्टेंस पाथ की वजह से स्टेटर टीथ और रोटर टीथ आपस में क्या हो जाते हैं, अलाइन होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अलाइनमेंट टॉर्क है वो ग्रेटर देन लोड टॉर्क बन जाता है, जिसकी वजह से मोटर कभी स्टार्ट ही नहीं होता। ठीक है, वो वहीं पे रुका रहता है। ठीक है, सो बेसिकली कॉगिंग में happens when the squirrel cage induction motor refuses to start at all, particularly if the supply voltage is low. This happens especially when the number of rotor teeth is equal to the number of stator teeth because of magnetic locking between the stator teeth and the rotor teeth. ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि नंबर ऑफ स्टेटर टीथ एंड रोटर टीथ इक्वल होते हैं, रिलक्टेंस बिटवीन दीज टीथ इज लो, which causes the rotor and stator टीथ टू अलाइन मैग्नेटिकली। ठीक है, जो रोटर और स्टेटर टीथ होते हैं वो आपस में मैग्नेटिकली अलाइन होते हैं। इससे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस अलाइनमेंट द अलाइनमेंट टॉर्क बिकम्स ग्रेटर देन द लोड टॉर्क। जो आपके अलाइनमेंट टॉर्क है वो लोड टॉर्क से बड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से रोटर स्टार्ट नहीं होता है। ओके, सो मेथड टू ओवरकम कॉगिंग। तो कॉगिंग को रिमूव करने के लिए सिंपल सी बात है, हमें क्या करना चाहिए, रोटर टीथ और स्टेटर टीथ इक्वल ना हो उसी कोशिश करनी चाहिए। So this problem can be easily solved by adopting several measures. These solutions are as follows. ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट होगा हमारा, नंबर ऑफ स्टेटर टीथ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोटर टीथ। ठीक है, स्टेटर टीथ और रोटर टीथ हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, इट कैन बी ओवरकम बाय मेकिंग द नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स प्राइम टू द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स। तो रोटर स्लॉट्स को स्टेटर स्लॉट्स के कंपैरिजन में प्राइम नंबर में किया जाए तो हम इस कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड कॉगिंग। ठीक है, तो इट कैन बी ओवरकम बाय मेकिंग द नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स प्राइम टू द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स। ठीक है, अगेन कॉगिंग कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय स्क्यूइंग ऑफ द रोटर स्लॉट्स। अगर हम रोटर स्लॉट्स को स्क्यू करें तो भी हम कॉगिंग को रिमूव कर सकते हैं। कॉगिंग कैन बी रिमूव बाय स्क्यूइंग द रोटर स्लॉट्स। ठीक है ना, अब क्रॉलिंग पे आ जाते हैं। क्रॉलिंग अंडर रनिंग कंडीशन कैन बी एलिमिनेटेड। अगर हम स्टेटर वाइंडिंग को इस तरीके से डिजाइन करें कि उसके जो हार्मोनिक टॉर्क हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं, तो हम क्रॉलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉलिंग अंडर रनिंग कंडीशन कैन बी एलिमिनेटेड प्रॉपरली बाय डिजाइनिंग द स्टेटर वाइंडिंग सो एज टू रिड्यूस हार्मोनिक इन द एयर गैप फ्लक्स वेव। ठीक है, जैसा कि हमने पहली यूनिट में देखा था कि किस तरीके से हम हार्मोनिक्स को अवॉइड करने के लिए बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, स्टेटर बाइंडिंग सो एज टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स इन द एयर गैप फ्लक्स वेव। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ रोटर स्लॉट्स इन कंपैरिजन टू द स्टेटर स्लॉट्स। अगर प्रॉपर चॉइस ऑफ रोटर स्लॉट्स भी अगर हमने ली तो भी हम हार्मोनिक्स को रिमूव कर सकते हैं। सो बाय रिड्यूसिंग क्रॉलिंग, जब हम क्रॉलिंग को रिड्यूस करते हैं तो नॉइस और वाइब्रेशन जो होती है मोटर में वो भी रिड्यूस होती है। इससे क्या होता है कि हमें स्मूथ एंड साइलेंट ऑपरेशन ऑफ मशीन मिलता है। ठीक है, ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेक द रोटर रन क्विकली बाय रिड्यूसिंग द मैग्नेटिक हम। ठीक है, मैग्नेटिक हमिंग को रिड्यूस करता है वो, और रोटर जो है वो मेरा क्विकली
रन करने लग जाता है। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड व्हाइल प्लेसिंग द रोटर वाइंडिंग मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल एज शॉर्ट पिच्ड, ठीक है। इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हमें यह ध्यान रखना है कि रोटर वाइंडिंग बनाते वक्त कि वो एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दूसरी शॉर्ट पिच्ड हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको देखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। जस्ट लाइक द स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। तो एज इंडक्शन मोटर ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल विद अनइक्वल नंबर ऑफ स्टेटर एंड रोटर पोल्स, नंबर ऑफ रोटर पोल्स मस्ट बी मेड इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। जैसा कि हमें पता है कि इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है अगर हम अनइक्वल नंबर ऑफ स्टेटर एंड रोटर पोल्स यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि रोटर पोल्स उतने ही हों जितने हमारे स्टेटर पोल्स हों, ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता कि जितने स्टेटर पोल्स हैं उतने ही इंड्यूस्ड रोटर पोल्स होंगे, नहीं, यहाँ पे मुझे मैनुअली उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। सिंस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन नॉट रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली, देयरफॉर व्हेनेवर द स्टेटर नंबर ऑफ पोल्स आर चेंज्ड, रोटर पोल्स आर चेंज्ड मैनुअली, ठीक है। In actual practice, rotor is also provided same 3-phase as stator winding to get a good mechanical balance. हालांकि हम फेज अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रोटर वाइंडिंग को भी 3-phase स्टेटर वाइंडिंग की तरह ही 3-phase स्टेटर वाइंडिंग डाला जाए। जैसे रोटर वाइंडिंग में होता है वैसी 3-phase स्टेटर वाइंडिंग रोटर में भी यूज की जाए, ताकि हमें एक गुड मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द मोटर प्राप्त हो सके, ठीक है। ऑल्सो अगर मेरा जो रोटर है वो 3-phase वाइंडिंग से प्रोवाइड किया जाता है तो यू कैन राइट इफ द रोटर इज प्रोवाइडेड with 3-phase winding, the rotor winding must be connected in, जो रोटर वाइंडिंग होती है हमारी उसको हमें स्टार में कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। रोटर वाइंडिंग must be connected in star irrespective of whether stator winding is connected in star and delta, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि रोटर वाइंडिंग को हमेशा हमें स्टार में कनेक्ट करना चाहिए, चाहे स्टेटर वाइंडिंग मेरी स्टार में कनेक्टेड हो या डेल्टा में कनेक्टेड हो। ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम दोनों का कंपैरिजन और देखेंगे, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।